मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध से शिवगीत डॉक्टर केपी शर्मा सर के साथ आज फिर गपशप में आ गया हूँ। हुआ ये कि बीते सप्ताह चला गया था अयोध्या दर्शन करने। अयोध्या और वाराणसी का जो दृश्य देखा तो भुला गया कि हजारीबाग की राजनीति में क्या हो रहा है। और सर जानते हैं, आपको हम चाहे थे कि ले जाए सर, मगर संयोग से नहीं ले जा सके। हमको अफसोस है कि मंदिर बनाने वाले आप लोग और दर्शन करने के लिए हम लोग सबसे पहले चले गए। सर इसके लिए माफ़ी। जब आए हजारीबाग सर तो पता चला कि हजारीबाग का जो राजनीतिक तापमान है वो अचानक गर्म हो गया है। जेपी पटेल को आगे करके हजारीबाग के एकमेव, जैसा वो कहते हैं, जसवंत बाबू उसके साथ हैं। जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोगों से प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं कि हजारीबाग में 30 साल तक हमने हजारीबाग भाजपा को बढ़ाया, जिसकी वजह हजारीबाग के लोग हमको अभिभावक मानते हैं। तो क्या सर हजारीबाग भाजपा इनके पहले कुछ नहीं था सर? मैंने हम जैसा जानना चाहते हैं सर। सुबोध जी, आप तो यहीं के नागरिक भी हैं और आप साहित्यकार भी हैं, प्रोफेसर हैं, आपका परिवार काफी पुराना है। आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को नहीं जानते हैं? जानते तो हैं सर, मगर सुनते हैं जो बजरिया में। जब जसवंत सिन्हा का हजारीबाग पदार्पण हुआ था, उसके पहले यहाँ दो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हो चुके थे, जदुनाथ पांडे, महावरलाल विश्वकर्मा। ये फिर कैसे आ गए सर? ये तो कहें कि ये दूसरे का रोटी छीन करके ये खा गए हैं। हाँ, ये तो सुने तो थे सर हम लोग भी। तो दूसरे की रोटी के छीन के खाने वाला आदमी कितना हजारीबाग का अभिभावक होगा, ये तो समझने की बात है। सर यहाँ रुकिए जरा सा, हमको एक बात बताते हैं कि ये जब नहीं थे हजारीबाग में तो हजारीबाग भाजपा से 2 एमपी हुआ। केवी साय हजारीबाग का नाम किए थे कि नहीं रोशन? मुख्यमंत्री कहाँ के थे? हजारीबाग। कामाख्या नारायण सिंह कहाँ के थे? हजारीबाग के। तो ये कहना कि हम आए तो हजारीबाग के लोगों को जागरूक किए और विकास किए, इसीलिए हम ही एकमेव भाजपा के निर्माता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये तो सर थोड़ा हमको अहंकार टाइप में लगता है। देखिए, आपको और पीछे जाना पड़ेगा। राम नारायण सिंह जी जो है वो संविधान निर्माण समिति के जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आज भी पढ़ने के योग्य है, स्वराज लुट गया। स्वराज लुट गया। तो ये पढ़े हैं, और उसको दे दीजिए जसवंत सिन्हा को पढ़ने के लिए कि वो उस किताब को पढ़े एक बार। तो सर अभिभावक पूरा हजारीबाग मानेगा इनको? भाजपा में भी माना और अब इंडिया अलायंस में भी माने। अरे भाई, अगर अभिभावक हैं तो भाजपा के कितने लोग उनके साथ हैं ये तो बता दें। अगर अभिभावक भाजपा के थे तो 2004 में वो चुनाव क्यों 1,05,000 वोट से हारे? ये तो सोचने की बात है। तो अभी उनके साथ भाजपा का कोई आदमी नहीं जा रहा है? कोई आदमी उनके साथ नहीं है। माने जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे जिंदगी भर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या जनवादी संस्थाएं हो, या सीपीआई हो, सीपीएम हो, 30 साल जिसके खिलाफ लड़े, आज उसके बल पर भाजपा को खुट्टा कबाड़ देने की बात करते हैं कि 1 सीट हजारीबाग देगा। तो सर ये हमको थोड़ा दुर्गंध लगता है सर, अहंकार का इसमें। आपको ये सब बात सोच लीजिए कि भाजपा को ये क्या कबाड़ेंगे, इनको हजारीबाग छोड़ के जाना पड़ेगा। भाजपा जिंदा रहेगी, जसवंत सिन्हा को हजारीबाग छोड़ के जाना पड़ेगा। आप याद कीजिए कि ये कैसे नेता हैं। ये इन्होंने किसी का भी जो है, जिसका नमक खाया है, जिसकी थाली में खाया है, उसी में इन्होंने छेद किया है। चंद्रशेखर इसका उदाहरण है। आडवाणी जी इनको लाए थे तो भाजपा के इन्होंने क्या दुर्गति कर दी, ये देख लीजिए आप। और हजारीबाग भी वही हाल हुआ। हजारीबाग में तो एक परिवार का राज इन्होंने स्थापित कर दिया। भाजपा को एक परिवार की पार्टी बना दिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं को चपरासी बना दिया, जो स्वतंत्र व्यक्तित्व का व्यक्ति था, मैंने स्टाफर पैटर्न पर। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि 30 साल में हमने हजारीबाग भाजपा का निर्माण किया। आप सर नौकरी कितना दिन की है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में? अरे भाई, मैंने 30 साल। 1 मिनट। तो 30 साल नौकरी के बाद
अगर आपको रिटायर कराया गया तो आप क्या कहिएगा, हम यूनिवर्सिटी को आग लगा देंगे? तो 30 साल जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतने ऊंचे ऊंचे पद दिए, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, और आपके बाद आपके बेटे को भी सम्मान दिया, और 30 साल बाद अगर पार्टी किसी दूसरे के अवसर दे दे तो यानी ऐसा ही राजतंत्र टाइप की बात हो जाती कि सारा एमपी पैदा होगा उन्हीं के घर से। क्या है, हजारीबाग की जो 17 लाख आबादी है उसमें कोई एमपी बनने लायक दूसरा बेटा पैदा नहीं होता है? ऐसी बात है कि हजारीबाग के ये हैं, ये साबित करें ना कि हजारीबाग के वो ये तो खैर है हजारीबाग के सर, उसको तो हम जानते हैं। हजारीबाग में घर बना लिए, बहुत बड़ा बगीचा नहीं कर नहीं, दिए। बना लेने से नहीं होगा। जो आदमी यहां कर्म से हजारीबाग का नहीं है, उस आदमी को मैं हजारीबाग का नहीं मानता हूं। इन्होंने हजारीबाग के लिए कोई कर्म ही नहीं किया, बल्कि हजारीबाग के कर्म को इन्होंने लूट लिया, उसके यहाँ के भलमनसाहत को लूटा है। इन्होंने राजनीति को किस रूप में पेश किया है आपको मालूम है? 2004 में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि राजनीति संतों की जमात नहीं है और न ही यह स्वयंसेवी संस्था है। हाँ, ये तो उस समय हम लोग आपको याद होगा कि 2004 में सत्यम जयते फ्रंट में ये हम लोग इसको सामने ले आए। आपको मालूम होगा कि उसमें इन्होंने जो बात कही थी उसको हम लोगों ने उजागर किया। राजनीति संतों की जमात नहीं है और नहीं स्वयंसेवी संस्था है। तो आप समझ लीजिए, जो आदमी राजनीति को इतना नीचे करके हजारीबाग में आया हो, उससे आप क्या आशा कर सकते हैं? हजारीबाग के कल्याण की आशा कर सकते हैं? सर अभी देखिए ना, जयंत सिन्हा का टिकट नहीं कटा, गौर किए तो टिकट कटने के बाद इतना दिन चुप रहे। अगर मान लीजिए कि इनको इंडिया अलायंस से बहुत लगाव था तो बेटा के टिकट कटने से पहले जेपी भाई पटेल को ले आते। गौर करें। हाँ हाँ। तो मौन रहे। जब बेटा का टिकट कट गया, इनके ही कहने अनुसार 20-15 साल अपने और 10 साल बेटा की राजनीति, लगभग 28-30 साल की राजनीति के बाद बेटा का टिकट कटा, उसके बाद एकदम मसाल लेके निकल गए आग लगाने के लिए हजारीबाग भाजपा में। एक समझ लीजिए कि ये इंडिक के भी नेता नहीं है। अभी तुरंत 1 तारीख को रामलीला मैदान में पूरे ऑल इंडिया के इंडिक के नेता उपस्थित हुए थे। ये कहां थे सो बताइए? ये हजारीबाग में थे। और ये इनको तो ईर्ष्या हो गई है कि हमारे सिवा हजारीबाग में हम 40 साल जो राज किए हैं, तो बाप बेटा और पोता का भी यहां राज होना चाहिए। इस चीज के लिए ये परेशान है। तो महाराजा कामाख्या नारायण हो गए सर। कामाख्या नारायण सिंह भी तो बेचारे, जबकि यहाँ के थे, बहुत कुछ किया हजारीबाग के लिए, लेकिन वो कहां रह सके? उनका भी साम्राज्य समाप्त हो गया। तो जो यहां का था, राजा था, वो नहीं रह सका, तो इनको तो हजारीबाग इस चुनाव के बाद छोड़ के जाना ही है। मैं इस आपको वचन देता हूं और आपको बताता हूं कि इस चुनाव के बाद कोई परिवार यहां नहीं रहेंगे। क्या बात करते सर, वो तो कह रहे हैं कि मनीष जो है वो उसकी जमानत नहीं बचेगी। मेरे साथ सारे लोग हैं। अब बताइए कौन सारे लोग हैं सर? अरे भाई, हम तो नहीं बताना चाहते हैं कि उनके साथ कौन व्यक्ति है। कोई व्यक्ति नहीं है। वेतनभोगी लोग नहीं होगा सर? कुछ देखिए, पीठ पीछे जो उनको बोल दे, आज जो ये इतना बोल रहे हैं, तो ये बताए ना भाजपा का कै गो आदमी गया इनके साथ? बता दें। एक आध गो तो आदमी कोई नहीं गया, कोई आदमी अभी तक नहीं गया है। अभी तक कोई आदमी बता दे कि गया, कोई गया है? देखिए सर, नेता को शर्म नहीं आती है, मगर कार्यकर्ता को तो शर्म है कि जिस राम के लिए, जिस राम जन्मभूमि के लिए, जिस धारा 370 के लिए, जिस गरीबों के लिए, जिस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए हम लोग वोट मांगते रहे 40 साल, आज अचानक हम इंडिया अलायंस हो जाए तो कार्यकर्ता तो इतना बेशर्म नहीं होता है सर, क्योंकि उसको को न MP बनना है न MLA बनना है। तो ये तो काम कोई ऐसा ही नेता कर सकता है जिसको ये एहसास हो कि हमारे सिवाय धरती पर कोई नहीं। देखिए, कार्यकर्ता सेवा भाव से पार्टी के लिए जुड़ा है, वो एक सिद्धांत के आधार पर जुड़ा है। ये नौकर सह रहे हैं, ये सत्ता के पुजारी हैं, कुर्सी के पुजारी हैं। जिसकी सत्ता रहेगी उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। अभी तो मोदी जी की सत्ता है, कहां इसके साथ चक्कर लगाने की तो पूरी कोशिश करे। अपने आए, बेटा आए तो चक्कर लगा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? और बेटा भी इस्तीफा भी नहीं दिया सर। बेटा अभी बेटा बीजेपी में और बाप तो ये तो बेटा कांग्रेस में। बेटा को का ये ड्यूटी है ना कि वो डिसोन करे बाप को कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार के जो मोदी जी के बारे में और पार्टी के बारे में जो इस प्रकार की बात बोलते हैं वो गलत है। ये तो बेटा का ये काम है सर। ये 90 से अभी तक
90 का 88 से ही अभी तक कितना साल हुआ? 32 साल, 36 साल से भाजपा हजारीबाग में है। और इस बार वो कहते हैं जबकि पूरे देश में लहर है, 370 पार की बात चल रही है, 400 पार की बात करिए, और वो करें तो ये उसी टाइप का है जैसे झारखंड में लोग कहते थे 65 पार और हुआ 25, तो उसी टाइप में ये इनका जो 400 पार है वो 150-200 के बीच रह जाएगा। ये कौन एनालिसिस है सर इनका? ही तो हम इनका एनालिसिस जो है वो अपना एनालिसिस है। अगर इनको खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आज ये किस मुंह से कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि भाजपा अगर चुनाव जीत रही है तो और बचा खुचा लोग भी भाग जाएगा इनके साथ। इसलिए एक हारा हुए व्यक्ति की ये भाषा है, ये तो मैं बखूबी समझता हूं कि ये हारे हुए व्यक्ति की, अगर कोई भी सीट भाजपा जीतता है तो हजारीबाग पहला सीट होगा कि हजारीबाग से चुनाव भाजपा जीतेगी। तो सर हम लोग को भी लग रहा है। लग रहा नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ भाजपा को छोड़। सर की बात, इनका अहंकार है कि भाजपा को जितना वोट यहाँ आता था, इनके जो सुपुत्र थे 4,80,000 के अंतर से जीतते थे, ये जसवंत सिन्हा का क्रेडिट था, उनके एकमेव नेता होने का प्रतिफल था, न कि हजारीबाग के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं और जनता का कोई क्रेडिट था। आज जब वो यहाँ से चले गए इंडिया लाइन तो समझिए कि कोटा कंबा वहां चला गया। अरे ये कौन सा अब मैं बताता ब्रह्मजाल है? अब ये मैं बताता हूं, इन्होंने एक सीधा साधा आदमी को बर्बाद कर दिया, उसकी राजनीति को। अब मैं ये बताता हूं, मेरा अपना भी, हम भी तो राजनीतिक आकलन करते हैं। इनके बारे में मैंने 2004 में बताया था कि 1,05,000 वोट से 1,00,000 वोट से ये हार रहे हैं। जी जी। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा को दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट, एक नंबर पर सबसे ज्यादा वोट हजारीबाग विधानसभा में आएगा, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मांडू विधानसभा में आएगा। ये मैं आपको आज वचन देता हूं और आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं राजनीति से रिटायर कर जाऊंगा। ये सर तो वही हाल हुआ। अच्छा ये बताइए, जेपी पटेल को जो मान रहे हैं कि बहुत दबंग नेता हैं, सर जेपी पटेल अगर मानते कि भाजपा मजबूत नहीं है तो भाजपा मानते? एक मिनट, भाजपा में आए। आज इनको लगता कि हजारीबाग में ये किसी भी दल से टिकट लाके अपने बेटा को जिता सकते हैं या खुद जीत सकते हैं, तो अपने बेटा को नहीं खड़ा करते या खुद नहीं खड़ा होते? ये आदमी अगर जीत देखता तो निश्चित है खुद खड़ा होते, बेटा खड़ा होते, छोटा बेटा हेमंत जी को खड़ा करते, ना कि एक गरीब के बेटा, एक सच्चा इंसान के बेटा को खड़ा कर दिए बीच में। अरे भाई, जसवंत सिन्हा जानता है कि अगर हम इसको जिताइए देंगे तो सीट तो फिर ऑलरेडी जो है फुल हो जाएगा। इसलिए जसवंत सिन्हा इसको जिताने के लिए नहीं, इसको हराने के लिए लाए हैं जेपी को। और जेपी सर अपने आप में एक अच्छा लड़का था, हम देखते थे, कहीं से कोई कमी नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बेजोड़ है उनकी, मगर अपने बेटा को अगर जीत निश्चित होती तो निश्चित अपने बेटा खड़ा करते या छोटा बेटा को खड़ा करते या खुद खड़ा होते। ये डॉक्टर के सलाह की बात नहीं करते, मगर जब जीत सुनिश्चित नहीं है तभी तो ये दूसरे के बेटे को बलि देने के लिए लगा लिए हैं, दूसरे बेटा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है। ये इस बेचारे को बलि ये करवा दिए यहाँ। तो सर इतना भी याद रखिए, हजारीबाग की जनता इतनी मूर्ख नहीं कि जो दूसरे के बेटे को गड्ढा में डालने के लिए इतना बड़ा पॉलिटिक्स करेगा। 80 चूहा खा के अगर बिल्ली हज करने जा रही है तो ये हज सर इनके नसीब में नहीं है। और ये दूसरे के बेटे के लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं कि एक अच्छा चरित्रवान लड़का जो आगे बढ़ रहा था, अपने बेटे को हारते देख के उसको खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए सर कि इसका खामियाजा हजारीबाग की जो प्रकृति है वो माफ नहीं करेगी। अब सर एक बात और हम बता रहे हैं, इधर ये लोग तमाशा देख रहे थे कि चतरा और धनबाद में सुनील सिंह और पीएन सिंह का टिकट कटता है, उसके बाद अपनी राजनीति खोलेंगे। तो सर न सुनील सिंह को टिकट मिला न पीएन सिंह को, और वहां कोई विरोध भी नहीं है, न पीएन सिंह के परिवार में कोई बगावत है न सुनील सिंह की ओर से बगावत है, मगर ये आदमी बगावत पैदा करने के लिए जैसे सोडा वाटर फबकाया जाता है, फबकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सर ये जो सुनील सिंह या पीएन सिंह के बदला की भावना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है सर कुछ होगा? हमको तो नहीं लगता है। देखो जी, ये ऐसा बात है कि एक पीठ पीछे ये बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उनको उठाना चाहिए कि राजपूतों के साथ जो है इस तरह से हुआ, लेकिन ये पीठ पीछे जब राजपूत हम सुने हैं ऐसा,
जब क्षत्रिय समाज के लोग जाते हैं तो ये कहते हैं ऐसा अन्याय हो गया, ऐसा अन्याय हो गया। और मैं आपको बताता हूं सुबोध जी कि भारतीय जनता पार्टी में 33 क्षत्रिय एमपी हैं, 33, 33, इसमें क्या और शक है? 58 केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उसमें 7 या 8 क्षत्रिय मंत्री थे। तो आप सोचिए कि भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राजपूतों का क्या महत्व है, ये बता रहा है, ये आंकड़ा बता रहा सर है। उतना हम आंकड़ा नहीं जानते हैं, हम सीधा जानते हैं कि सुनील सिंह भी नाराज हो सकते हैं मगर बगावत देखिए- के वर्ग में नहीं है। एक मिनट सर, पीएन सिंह भी नहीं। और हजारीबाग की बात होगी ना सर, तो हम एक नई बात बता रहे हैं कि क्षत्रिय राणा प्रताप का वंशज होता है। ठीक बात है। हजारीबाग में मान के चलिए मनीष जायसवाल प्रत्याशी हैं, तो सर राणा प्रताप को जब कमजोरी होने लगी थी अकबर से लड़ने में, तो भामाशाह मदद किया था कि नहीं किया था? एक मिनट, तो जब भामाशाह जीवन भर मदद कर सकता है किसी राणा प्रताप को किसी देश दुनिया में, तो आज हजारीबाग से एक प्रत्याशी बन के, वो किस परिवार से है, कितनी पूंजी वाले हैं, हमको से मतलब नहीं, मगर अगर कोई भामाशाह के परिवार से आज लोकसभा लड़ रहा हो, तो ये राणा प्रताप के वंशज तो हमको नहीं लगता है कि उसको दगा दे सकते हैं। ये राजनीति जो कर लें, मगर इस बार जो राष्ट्रवादी समाज है, भारतवंशी परिवार है, वो भाजपा को छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि हमने अयोध्या में देखा है, काशी में देखा है, कश्मीर में देखा है, इंदिरा आवास में देखा है, उज्ज्वला योजना में देखा है। ऐसी स्थिति में छोटे से मामले में बबुल्स की तरह इनके बह जाने वाला क्षत्रिय हो ही नहीं सकता है। एक और दूसरी बात है सर कि इसको उफाल लाने का कोशिश करें, ये कह के कि मनीष बहुत पैसा वाला आदमी है। तो हमको ये बताइए सर कि हजारीबाग के सबसे बड़ा आदमी कौन है? अरे मैं जानता हूं, मैं आज आपको शपथ, अभी अंतिम प्रश्न है सर, इसके बाद मैं शपथ पूर्वक आपको कह रहा हूं कि हजारीबाग का सबसे धनी व्यक्ति जसवंत सिन्हा है। वो कितने बीके जायसवाल को खरीद सकता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं मांग करता हूं कि इनके सभी कार्यकाल का न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो तो है सर, मगर कहते हैं कि बहुत बड़ा पूंजीपति को टिकट दे दिया गया, चंदा के आधार पर टिकट दे दिया गया उसको। कौन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आधार पर, बेटा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दिया और बाप को टिकट मिल गया। क्या सर जसवंत बाबू के परिवार के अलावा किसी को हजारीबाग में टिकट मिले तो वो गलत? ये देखो, सुनो, तुम मीठा मीठा गप, अतीता तीता थू। तुम ऐसी बात छेड़ दियो कि हमको तो गर्व है कि कानूनी रूप में पैसा वाले, हजारीबाग का एक पैसा वाले ने कानूनी रूप, इलेक्ट्रल बॉन्ड कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना। हजारीबाग का एक आदमी ने 4 करोड़ रुपया, जैसा ही लोग हम जानते नहीं हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, 4 करोड़ रुपया इसने दान दिया। ये मैं क्रेडिट मानता हूं कि एक आदमी हजारीबाग का ऐसा निकला। किस खेत की मूली है ये मनीष जायसवाल हिंदुस्तान के पूंजीपतियों में? इसका कोई जो है सो स्थान नहीं है। हजारीबाग में कुछ स्थान होगा, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे व्यक्ति का पूंजीपतियों में कोई स्थान नहीं। एक साधारण सा व्यक्ति माना जाएगा। पूंजीपतियों के मामले में भी मनीष से बहुत आगे हैं जसवंत बाबू, बहुत आगे, बहुत आगे। मैं तो आपके सामने इस बात की मांग करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर पॉलिटिक्स तक, ये जब शिपिंग कॉर्पोरेशन में रहे थे उस समय से, जब आईएएस थे, जब जहाज रानी में थे, तो उस समय से लेकर यूटीआई हवाला सब चीज में जो है, ये जो पैसा को जो है 21 करोड़ रुपया फाइनेंस मिनिस्टर रहते, इन ब्लैक मनी को व्हाइट इन्होंने शो किया। ये कहां से रुपया आया? तो ऐसा में हम कहें कि मनीष के खिलाफ जो ये बबल्स उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आज जात पात सूझ रही है, आज बैकवर्ड फॉरवर्ड सूझ रहा है, ये सब हजारीबाग में चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये फॉरवर्ड के वोट गिन लेंगे। कै गो जसवंत सिन्हा के साथ है, कितना भाजपा के साथ? सब भाजपा के साथ होगा सर। ये कहने की बात है, ये कहिए कि हारे को हरि नाम। ये जब बेटा को टिकट नहीं मिला तो जयप्रकाश को पकड़े, अगर बेटा को टिकट मिला होता तो आज ये भाजपा का बूथ मैनेजमेंट कर रहे होते। चलिए सर, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। और सर एक बात आपको लास्ट में, हाँ बोलिए। ये जसवंत सिन्हा का अंतिम प्रयास है। इसके बाद वो प्रयास बोरिया बिस्तर बांधकर हजारीबाग छोड़ने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हजारीबाग में इनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए जो हजारीबाग में टिकेंगे।
ये दिल्ली रहना पसंद करेंगे, पटना रहना पसंद करेंगे, या और कहीं रहना पसंद करेंगे, या विदेश में रहना पसंद चलिए सर, तो हम भी माने कि 80 चूहा खाने के बाद ये भाजपा छोड़ के कांग्रेस में अगर चाहेंगे कि हम हज करने चले जाएं तो हाजी बनने का इनका सपना पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। और धन्यवाद, लगता है फिर बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग फिर इसी किसी मुद्दे पर बैठ के गपशप जब करेंगे। तक चुनाव है तो मानोगे नहीं। नहीं सर, कुछ कुछ बात तो होते रहनी चाहिए। ठीक सर, प्रणाम सर। प्रणाम।